मैं बार बार कह रही हूँ कि लाउड स्पीकर और हिजाब, अबाया, बुर्का, नकाब, ये सारी चीजें इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। और वही इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ। पहले फ्रांस, फिर यूरोप, फिर इटली और अब भारत। मुस्लिम पक्ष हर जगह धीरे धीरे ये बताने में नाकाम हो रहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। इस्लाम में जन, जर और जमीन को छुपा कर रखने की बात कही गई है। छुपाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप महिला को बुर्का पहना दीजिए या काला टेंट पहना दीजिए। जो राहुल गांधी कह रहे थे वो तो फेक प्रोपेगेंडा था। वो मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पेट्रियार्की की फेक प्रोपेगेंडा वो चला रहे थे। जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, आप उसको रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन का दिमाग में पेनिट्रेट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बता रहे हैं कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो सिख लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो और बाकी धर्मों की लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनती हैं, लेकिन मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनना पड़ता है। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म है तो आपको यूनिफॉर्म में तो रहना ही पड़ेगा। मुस्लिम लड़कियों को अपनी काबू में रखने के लिए ये सारे शैतानी बुद्धियां जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद जमायतुल उलमा हिंद चलता है और रचता है। बाबर की औलाद ये बनते हैं, जिन मुगल की औलाद ये बनते हैं, जिन शाहजहां की औलाद ये बनते हैं, तो इनकी बीवियों के जो चित्र हम इतिहास की किताबों में देखते हैं तो वो भी तो शरारा और गरारा राजपूतों के कपड़े में नजर आती थी। इस्लाम में हिजाब को लेकर के जो विवाद बहुत पहले से रहा है, कई बार इस तरह के मुद्दे लगातार उठते भी रहे हैं। कई बार हमने देखा भी कि ये किस तरीके से विवादों में छाया रहा और फिर अब कुछ ऐसा ही हुआ है। इलाहाबाद में एक प्राइवेट स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। पिटीशन इस बात को लेकर के थी कि उसने ये अनुमति मांगी थी कि मुझे स्कूल में हिजाब पहन करके जाने की अनुमति दी जाए और मैं ऐसा करना चाहती हूं क्योंकि ये हमारा जो है राइट है, हमारा जो धार्मिक अधिकार है, इसलिए मैं इसको ऐसा करना चाहती हूं। तो इस तर्क के ऊपर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की बेंच ने एक ऐसी टिप्पणी की जो इस समय चर्चाओं का विषय बनी है। हाई कोर्ट की टिप्पणी में यह बात कही गई है कि इस्लाम में जो हिजाब है वो कोई इसका अनिवार्य अंग नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने इस बात को हरी झंडी दिखा दी कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो अपनी जगह पर मान्य और वैलिड रहेगा, उसको सभी को फॉलो करना जरूरी है और ऐसा करना भी चाहिए। अभी इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया में एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। धर्म बनाम स्कूल के नियम कायदे, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी मौजूद हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस तरह के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती रही हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान और गल्फ की दूसरी कंट्रीज के भीतर भी। नाजिया जी, एक बार फिर से जो है हिजाब और इस तरह के मुद्दे फिर से वापस गरमा रहे हैं। इस बार ये मुद्दा उठा है 11वीं कक्षा की एक छात्रा की वजह से जो हाई कोर्ट तक पहुंच गई। हालांकि हाई कोर्ट की टिप्पणी स्पष्ट है उसको लेकर के। आप मुझे बताएं कि जो टिप्पणी की है इस समय हाई कोर्ट ने, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाई कोई इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है ये। इसको लेकर के इस्लाम क्या कहता है, उसमें क्या कुछ नियम कायदे हैं? वंदे मातरम, जय मां काली। पहले फ्रांस, फिर यूरोप, फिर इटली और अब भारत। मुस्लिम पक्ष हर जगह धीरे धीरे ये बताने में नाकाम हो रहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। मुझे लगता है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, कोलकाता के कैलकाटा मुस्लिम ऑर्फेन स्कूल से मैंने अध्यापित किया है, तो वहां पर क्लास 10 के सेमिनार में ही मैंने कहा था कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। आप सोचिए कि फ्रांस के कोर्ट में जब वो मुसलमान लड़कियां गई तो वहां पर भी उनके वकील जो है, उनके काउंसिल जो है, वो एक एक आयत नहीं बता पाए कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। यही यूरोप में हुआ, यही इटली में हुआ। यहाँ तक के 6 साल पहले जब फ्रांस में असेंबली की मीटिंग चल रही थी और वहां पर एक हिजाबन महिला आकर के बैठी थी और उनको हिजाब उतारने को कहा गया, स्पीकर ने कहा कि आप हिजाब उतारिए, अपनी फेशियल आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा इस्लामिक एसेंशियल पार्ट है। और उसी वक्त फ्रांस की असेंबली में ये बात कही गई कि आप तुरंत कुरान की वो आयत बताइए कि जहां पर हिजाब, अबाया, बुर्का जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। एंड शी वाज फेल्ड टू प्रूव। मैं बार
बार बार कह रही हूँ कि लाउड स्पीकर और हिजाब, अबाया, बुर्का, नकाब ये सारी चीजें इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। और वही इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ कि मुस्लिम पक्ष जो हिजाब के फेवर में खड़ा हुआ था वो कुरान की आयत बता ही नहीं पाया जिससे वो केस जीत सकता था, जिससे वो हिजाब को इस्लाम का एसेंशियल पार्ट बता सकता था। फिर से मैं बता रही हूँ कि अल कुरान में सूरह अल नूर में जिलबाब का जिक्र है, लेकिन वो जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। दूसरा कि हमारे इस्लाम में जन, जर और जमीन को छुपा कर रखने की बात कही गई है। जन मतलब महिला, जर मतलब के जेवर और जमीन मतलब प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के मामले में वो तो रोड पर आराम से रहता है, उसपे कोई कवर तो ढका नहीं जाता है। जेवर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी पहन करके शादी में हर जगह निकलती ही हैं। तो इसमें छुपाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप महिला को बुर्का पहना दीजिए या काला टेंट पहना दीजिए, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। तब तो फिर हम अपनी प्रॉपर्टी को भी निकाब पहना दे, फिर तो हम जेवरों को भी हिजाब पहना दे। तो अब एक और आयत है जिसमें हजरत सूदा, बीबी सूदा अलैहिस्सलाम जो है वो बाथरूम गई हुई थी और उनको एक प्रॉफिट ने देख लिया, तो उन्होंने कहा कि बाथरूम जो है वो ढक करके करना चाहिए। फिर वो पैगंबर मोहम्मद के पास गई और उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है कि मुझे इन्होंने देख लिया पॉटी करते वक्त। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारे शौचालय बना दिए हैं। तो हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये बेसिकली राम जी अपनी मेजॉरिटी, अपनी हटगर्मी और हिडन हिजाब के अंदर अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपनी फेशियल आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके किसी भी तरीके का कुकर्म और किसी भी तरीके का डायबॉलिक स्ट्रैटेजी या किसी तरीके का कोई क्राइम करने में आराम होता है। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर के है कि भाई जब सभी मौलाना, सभी मौलवी और सभी इस्लामिक स्कॉलर्स जो है कुरान की आयतों के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, और जैसा कि आप बोल रही हैं कि कुरान के अंदर कहीं भी जो है इस तरीके से हिजाब का जिक्र नहीं मिलता है, तो फिर ये गफलत वाली स्थिति जो है खास तौर से मुस्लिम महिलाओं में क्यों देखने को मिलती है? क्यों आखिर उनको अनिवार्य रूप से अपने आप को कवर करके ही रखना है? क्यों उनको हिजाब पहनना ही है? और क्यों उनको कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचना है? तो जब मौलाना या फिर जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, क्या वो अपनी कम्युनिटी को गाइड नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ वजहें आप देखती हैं? देखिए, पेट्रियार्की, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल पेट्रियार्की। जो राहुल गांधी कह रहे थे वो तो फेक प्रोपेगेंडा था, वो मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पेट्रियार्की की फेक प्रोपेगेंडा वो चला रहे थे। लेकिन दिस इज ओरिजिनल पेट्रियार्की। जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, आप उसको रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन का दिमाग में पेनिट्रेट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बता रहे हैं कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो सिख लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो और बाकी धर्मों की लड़कियां हैं वो हिजाब नहीं पहनती हैं, लेकिन मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनना पड़ता है? तो ये एक पेट्रियार्की है। दूसरा कि मुसलमान कम्युनिटी के पुरुषों को कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि मुस्लिम लड़कियां अगर बहुत वेल एडुकेटेड हो जाएंगी और आज़ादी से अपनी जिंदगी जीने लगेंगी, अपने फैसले खुद लेने लगेंगी और उनको बंदिशों में नहीं रखा जाएगा, तो एक नाजिया संभाली नहीं जा रही है। अब आप सोचिए कि अनकाउंटेबल नाजिया इलाही खान अगर भारत में आ जाए तो फिर इनका हाल क्या होगा, फिर ये कैसे सांस ले पाएंगे? तो थर्ड थिंग इज कि हिजाब के भीतर छुप करके लड़कियां जो बहुत फेवर में हिजाब की बात करती हैं, उसमें छुप करके बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, ओयो रूम जाना, चोरी करना, बेईमानी करना, स्कूल में चीटिंग करना एग्जाम के वक्त में, और अपने जगह किसी और को बैठा करके एग्जाम दिलवा देना, ये सारी चीजें भी चलती हैं। और जैसे अभी हमने हालिया में 2026 की बात मैं कर रही हूँ, फरवरी की, कि हिजाब पोश कई लड़कियां, महिलाएं जाती थी सोने की दुकान में और वो चोरी करके ले आती थी, और जो सोने की दुकान होती थी उसका मालिक उसको अरेस्ट ही नहीं करवा पाता था क्योंकि फेशियल आइडेंटिफिकेशन ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो पेट्रियार्की का है कि मुस्लिम कम्युनिटी और खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कभी नहीं चाहता है कि
ये जो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्रिएट किया है, जो पैदा किया है, जो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के अंदर दिमाग में पेनिट्रेट किया है, वो कहीं से भी दूर दूर से भी उनको वो उससे दूर हो जाए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता। जी, अक्सर हमने कई बार ये देखा भी है नाज़िया जी कि जब भी इस तरह के मुद्दे चर्चाओं में छाते हैं या फिर इस पर जब बहस छिड़ती है तो एक तर्क दिया जाता है। तर्क ये होता है कि जिस तरीके से सिख युवाओं को जो है स्कूलों में पगड़ी पहनने का अधिकार दिया गया है, उसी तरीके से क्यों ना मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने दिया जाए। लेकिन फिर बात ये भी आती है कि जो पगड़ी जो है वो पंज ककार का हिस्सा है। जो पंज ककार है सिखों में, यानी वो उनके धार्मिक परिधान का हिस्सा है। जब हिजाब की बात आती है तो हिजाब जो है धार्मिक परिधान का हिस्सा नहीं है, जैसा कि आप अपने तर्कों से बता भी रही हैं। और जैसा कि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जो है उनकी तरफ से भी टिप्पणी जो की गई है उसमें उन्होंने कहा भी है कि इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और यह भी तर्क है कि बहुत सारे दुनिया के मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहां पर इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप अपने आप को ढक करके ही चलें। तो भारत में अगर लड़कियों में, खासतौर से मुस्लिम लड़कियों में अगर इस तरह की मानसिकता पनप रही है तो इसका बीजारोपण करने वाले कौन लोग हैं? कौन इस तरह से जो है बच्चों के दिमाग में ये सीडिंग कर रहे हैं कि आपको अपने आप को ढक के ही रखना है? देखिए, आपने अभी सिखों की बात कही है, तो सिखों के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दस्तार, कटार और कड़ा, ये उनका एसेंशियल पार्ट है उनके रिलीजन का, जो उनके उनके धार्मिक किताबों में, अध्यायों में लिखा हुआ है। जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी उनके रिलीजियस प्रीमाइसेस में जाएगा और वहां पर जो कथा पढ़ाई जाती है वो उसमें पढ़ा जाता है, वो उसमें बताया जाता है। लेकिन यही तो बार बार फ्रांस ने भी पूछा, यूरोप ने भी पूछा और इटली ने भी पूछा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूछा कि आप कुरान की सिर्फ वो आयत बताइए जिसमें हिजाब को आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन दे आर फेल्ड। मुस्लिम पक्ष आर फेल्ड, वो नहीं बता पा रहे हैं। बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी अपनी मेजोरिटी को दिखाने के लिए और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, अलग अलग तरीके की डायबोलिक स्ट्रैटेजी को अंजाम देने के लिए, पेट्रियार्की को हवा देने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी की मुस्लिम लड़कियों को अपनी काबू में रखने के लिए, ये सारे शैतानी बुद्धियां जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद जमायतुल उलमा हिंद चलता है और रचता है। हालांकि हम आज से नहीं, मुझे लगता है कि मैं अकेले 7-8 साल से इस बात को बता रही हूँ कि महमूद मदनी सिर्फ वो आयत बता दें जहां पर हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट प्रूफ हो जाता है। लेकिन एक आयत को पूरी दुनिया के किसी भी कोर्ट में एक भी मुस्लिम स्कॉलर या एक भी मौलाना, मुफ्ती, हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी, इमाम, मुअज्जिन कोई नहीं बता पा रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरे कुरान में हिजाब का जिक्र कहीं पर नहीं है। अब आती है दूसरी बात कि जिन बाबर की औलाद ये बनते हैं, जिन मुगल की औलाद ये बनते हैं, जिन शाहजहां की औलाद ये बनते हैं, तो इनकी बीवियों के जो चित्र हम इतिहास की किताबों में देखते हैं तो वो भी तो शरारा और गरारा राजपूतों के कपड़े में नजर आती थी, बड़े बड़े नथ में नजर आती थी, वो पाजेब में और टीका और झुमके में नजर आती थी। वो तो हिजाब में हमें कभी नजर नहीं आई। यहां तक के बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में जब हम कुरान में पूरी आयत पढ़ते हैं, बीबी सफिया के बारे में पढ़ते हैं, बीबी फातिमा के बारे में पढ़ते हैं, बीबी जैनब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें आयत के एक वर्ड में या एक लाइन में भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि वो हिजाब में थी या बुर्के या अबाया में थी। ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्की चल रहा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद कर रहा है, और अपनी मेजॉरिटी की हटगर्मी को दिखाने के लिए मासूम छोटे छोटी बच्चियों के दिमाग में ये सारी नफरत को पेनिट्रेट किया जा रहा है। अब एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, 2022 की आपको मुस्कान याद होगी, जो अलकायदा की चीफ की गर्लफ्रेंड निकली। अलकायदा के चीफ ने उसको शेरनी कह करके पुकारा। उसका मामला आज भी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्टेड होता है और फिर वकील जाता है और उस पर डेट लेकर चला आता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2022 से लेकर के 2026 में अगर किसी ने कुरान नहीं भी पढ़ा हुआ था तो इन 4 सालों में कुरान पढ़ करके, रिसर्च कर करके एक आयत अगर बता देते तो ये मामला वहीं पर खत्म हो जाता। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं राम जी आपको कहूंगी कि फेशियल आइडेंटिफिकेशन छुपाने का मतलब क्या है। हम भी कपड़े पहनते हैं, रिवीलिंग नहीं पहनते हैं।
लूज कपड़े पहनते हैं, ढके हुए कपड़े पहनते हैं, हम किसी चीज को एक्सपोजर नहीं करना चाहते हैं, रिवीलिंग कपड़े पहन करके हम अपने आप को ही तमाशा नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो पहनते हैं हम उनको जजमेंटल स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। तो आप अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को, अपनी फेशियल आइडेंटिफिकेशन को छुपाना क्यों चाहती हैं? आपको स्कार्फ डालना है, आप डालिए। आपको लूज कपड़े पहनने हैं, सिर से पैर तक पहनना है, आप पहनिए। लेकिन आप चेहरा नहीं छुपा सकती हैं। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म है तो आपको यूनिफॉर्म में तो रहना ही पड़ेगा। आप स्कूल के रूल रेगुलेशन का आप वायलेशन नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। और जो मामला है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, प्रयागराज के प्राइवेट स्कूल की एक छात्रा थी जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल की थी कि उनको स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। लेकिन कहते हैं ना कि स्कूल के जो कपड़े होते हैं इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मिटी वहां पर मेंटेन हो सके। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि सभी बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो उस कक्षा के अंदर बैठ रहे हैं, वो सभी एक समान दिखाई दें, यानी सभी एक जैसे परिधान में दिखाई दें। ये एक सांकेतिक संदेश भी है समाज को कि हम सब एक समान हैं, एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको एक समतामूलक समाज में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक भी है। लेकिन जैसा कि नाज़िया जी ने बताया भी और जैसा कि माननीय हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी है कि हिजाब जो है कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसको धार्मिक परिधान के तरीके से ना देखा जाए। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। आप स्कूल के अलावा कहीं इसको और धारण कर सकते हैं जहां आपकी मर्जी है, लेकिन स्कूल में अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म आपको पहनना पड़ेगा, स्कूल का डेकोरम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये टिप्पणी अपनी जगह पर है और इस तरीके से जो है मामला चर्चाओं में अब बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप तमाम दर्शक जो है कैसे इसको देखते हैं, आपकी अपनी राय इसको लेकर के क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और नाज़िया इलाही खान जी जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जो है जानी जाती हैं और प्रख्यात हैं और इस तरह के मसलों पर जो है अपनी जो है विशेषज्ञ टिप्पणियां बेबाक तरीके से करती हैं और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में भी कई बार जो है वहां की चर्चाओं में छाई रही हैं और बेबाकी से अपनी बात को दमदार तरीके से रखती आई हैं। आज भी इस मुद्दे पर इन्होंने खुलकर हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़िया जी। धन्यवाद। और आप तमाम दर्शक कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।